बहुत पुराने समय से घरों में गेहूं और चावल चलते आ रहे हैं, तो तब क्या लोग अस्वस्थ रहते थे? क्या मतलब गेहूं और चावल ही बीमारियों की एक वजह है? जीवन में सबसे अनिवार्य क्या है? समाज सेवा, परिवार सेवा या राष्ट्र सेवा? सरकार गोपालन और प्राकृतिक कृषि के लिए जो भी ट्रेनिंग कैंप्स लगा रही है, जितनी भी हेल्पलाइंस अवेलेबल हैं, उसके प्रति हम कैसे जागरूक बनाए हुए? उनको इन सब चीजों की बहुत अधिक जानकारी नहीं है। नमस्ते, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का ऋषि दृष्टि की इस खास पहल विविधा के मंच पर। आज हमारे साथ उपस्थित है माँ भारती को समर्पित प्राकृतिक कृषि को जन जन की आवाज़ बनाने वाले, प्राकृतिक व नैसर्गिक जीवन शैली के अप्रतिम उदाहरण, महाराष्ट्र व गुजरात के यशस्वी राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद श्वेता जी। आचार्य जी, एक यूजर हैं, नाम नहीं उनका अच्छे से अंदाजा लग पाया, वो पूछ रहे हैं कि आज की परिस्थितियों में परफेक्ट लाइफस्टाइल क्या हो सकता है? आज ये श्वेता जी गंभीर समस्या युवा पीढ़ी में बनती जा रही है। हमारे बड़े जो लोग थे आज से 50-60 साल पहले तक, उनकी सबकी एक दिनचर्या थी। एक तो खेती से जुड़े थे, पशुधन से जुड़े थे। जिस घर में पशु है उस आदमी को सवेरे वक्त उठना ही होता है, उसका चारा डालना है, दूध निकालना है, खेती के काम थे। लेकिन उनको ये भी नहीं था। तो हमारे देश में प्राचीन काल से ही ब्राह्म मुहूर्त का बड़ा अच्छा वर्णन मिलता है। आयुर्वेद में भी लिखा है कि भी वक्त सोना और वक्त उठना ये दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। स्वस्थ रहने का भी एक वजह है ये। और ये हमने अपने से नहीं, पशु पक्षियों से सीखना चाहिए। आप सवेरे देखना, कोई भी पक्षी सूर्य उदय के बाद आपको घोंसले में नहीं मिलेगा और सूर्यास्त के बाद वो आकाश में नहीं मिलेगा। इसीलिए हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा, वो हॉस्पिटल में भी नहीं मिलेगा। उसके लिए कोई अस्पताल नहीं है, उसके लिए कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, ना उन्हें हार्ट अटैक आता, ना उन्हें हार्ट अटैक आता, ना प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका प्रकृति से जुड़ाव है। लाइफस्टाइल में सबसे पहली जरूरत है व्यक्ति प्रकृति से अपने आप को जोड़े। जितना हम प्रकृति से जुड़े रहेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। जितना प्रकृति के विपरीत जाएंगे उतना ही अस्वस्थ रहेंगे। तो ये जो रासायनिक खेती है ये बिल्कुल प्रकृति से अलग है, विपरीत है। इसीलिए इसने बहुत बड़ा विनाश किया है हमारे स्वास्थ्य पर, धरती के स्वास्थ्य पे, सबको बिगाड़ दिया है। लाइफस्टाइल में आजकल बच्चे की जो मोबाइल पर, टीवी पर रात को 12-1 बजे 2 बजे तक सोते ही नहीं है। अब वहीं से उसका शरीर का स्वास्थ्य का बिगाड़ शुरू हो गया। रात को नहीं सोते इसलिए दिन में सोते हैं। दिन में सोते हैं तो दिन में सोने वाला और रात को जो नहीं सोएगा वो हार्ट प्रॉब्लम होगी, पेट कभी स्वस्थ रह ही नहीं सकता उस आदमी का। सब बीमारियों की जननी है ये। आदमी को 10 बजे रात को सो जाना चाहिए और सवेरे 5 बजे के लगभग जागरण हो जाए। ये दिनचर्या आदमी बनाए। दिन भगवान ने काम करने के लिए बनाया है, सूर्य के साथ। अंधेरा रात की है वो विश्राम के लिए बनाई। दूसरी श्वेता बेटे, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल युवाओं में, एक तो उनका सोने और उठने का समय खराब हो गया। इसके साथ चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, तली हुई चीजें और ये जो पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, फलानी, इनको जो प्रयोग में लाए हैं, ये आदमी के स्वास्थ्य के लिए भोजन है ही नहीं। ये बिल्कुल स्वास्थ्य को खराब करने वाली चीजें। तो ये सिर्फ पेट भर रहा है। आप इनको लैब में ले जाओ और टेस्ट कराइए, इनमें विटामिन है ही नहीं। और रोग से लड़ने की शरीर में क्षमता जो पैदा करता है वो विटामिन करते हैं। वो हमें फलों से मिलते हैं, सब्जियों से मिलते हैं, दूध में मिलते हैं, दही से मिलते हैं, और ये हमारा आहार था। अब ये जो आहार आजकल युवा पीछे पड़े हैं, ये मूलतः यूरोप के उन देशों का जहां उनको रोटी हमारी तरह बनानी नहीं आती, जहाँ ये था ही नहीं। और हमारी जो माँ बहनें वो तो 3 बार चूल्हा चढ़ाती हैं। ताज़ा भोजन हमारे देश में आदिकाल से है। सवेरे का अलग, दोपहर का दोपहर, शाम का शाम। ये भारत में, और वो लोग हमें सोचते हैं कि हम थोड़े पीछे हैं। अरे हम तो बहुत एडवांस है। तीनों समय हम खाते हैं। भोजन ताज़ा बना के खाते हैं और वो बासा भोजन खाते हैं। पता नहीं उनके ये डबल रोटी कितने दिन की बनी है।
जो कुछ बनाते हैं फ्रिज में भर के रखते हैं, और ऐसा बासा भोजन अंदर जाएगा तो वो कभी भी स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं। दूसरा, उन द्वारा ये डबल रोटी, पिज्जा, बर्गर, ये सब मैदे से बनी चीजें, और जो मैदा है वो तो हाथ से नहीं उतरता, गूंदते हुए हाथों से कैसे उतरेगा। तो ये अंदर जाकर के चिपकता है, अनेक बीमारी पैदा करता है, कॉन्स्टिपेशन बनाता है, उससे अंदर सड़न पैदा होती, ब्लड दूषित होता है। तो इसलिए हमारे देश में जीवनचर्या में मोटे अनाज का प्रयोग होता था। दिनचर्या हमारी जबरदस्त थी। माताएं, एक समय था, मैं बच्चा था, सवेरे उठ के वो चक्की चलाती थी, दूध बिलोती थी, किसान टोका मशीन चलाते थे, हल चलाते थे, फावला चलता था, सबका स्वास्थ्य मजबूत था और सब निरोग थे। यही जिम थी, घर ही जिम थे। घर ही जिम था। आचार्य जी, एक अभिषेक है मुंबई से, उनका सवाल है कि पहले अभी आपने कहा मोटा अनाज कि मिलेट्स इतने ज़रूरी बताए जा रहे हैं, तो जब से घरों में, ये बहुत पुराने समय से घरों में गेहूं और चावल चलते आ रहे हैं, तो तब क्या लोग अस्वस्थ रहते थे? क्या मतलब गेहूं और चावल ही बीमारियों की एक वजह है? आजकल जो रिसर्च आ रहे हैं उनमें ये माना गया कि गेहूं में ग्लूटन है, जिसका आंत में पाचन होता ही नहीं है और वो आंत में जाके चिपक जाता है, और उससे अनेक तरह के सड़न पैदा होकर ब्लड दूषित होकर रोगों का कारण बनती है। जबकि हमारे जो मोटे अनाज हैं, मिलेट्स हैं, उनमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा है। वो कॉन्स्टिपेशन को खत्म करते हैं, आंतों का शोधन करते हैं, और उनकी फूड वैल्यू इनसे बहुत ज्यादा है। तो हमारे देश में मोटा ही अनाज खाने की परंपरा थी। इसमें मिलेट्स जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी उसके बारे में बहुत लोगों को प्रेरित करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, और आयुर्वेद और हमारा जो शरीर का जो रचना है उसमें वो सब अनाज सबसे उत्तम माने गए। चावल भी हमारे जो होते थे, साठी चावल था, इस देश में करीब 4000 तरह की चावल की अलग अलग किस्में थी जी। अब वो सब लुप्त हो गई हैं, नए नए आ गए। लोहित शालय है, शाली धान्यानाम श्रेष्ठतम। या और अब तो उत्पादन बढ़ाने के लिए हाइब्रिड आ गए, उसमें गुणवत्ता बची नहीं है, किसान दोबारा बीज नहीं सकता उसको। वो बीज महंगे लेकर के किसान को भी बहुत बड़ा बेचारे को कर्जे में डुबोया जा रहा है। हमारे जो परंपरागत बीज थे, प्राकृतिक खेती थी, उससे पोषण धरती से मिलता है। जब धरती में कुछ नहीं बचा है तो अनाज पोषण कैसे देगा? तो मेरा सब बंधुओं से आग्रह है कि हमारी जीवन शैली में समय पर सोना, समय पर उठना, योग है, प्राणायाम है, हमारा भोजन मोटा अनाज है, फल, साग, सब्जी, दूध, दही, ये हमारे भोजन थे, और दिनचर्या अनुकूल हो तो आदमी स्वस्थ रहता है। तो गेहूं ना भी खाएं तो चलेगा? चलेगा, बहुत अच्छी तरह। ये तो 60 साल से पहले देश में था ही नहीं। सिर्फ 60 साल से? हाँ, उससे पहले कौन खाता था? कोई अतिथि घर में आता था उसके लिए बनाते थे। अच्छा। नहीं तो लोग चना था, मक्का था, रागी थी, बाजरा था, ज्वार थी, यही भोजन चलता था हमारे यहाँ। आचार्य जी, राम गोपाल जी ने फिर से एक प्रश्न पूछा है कि जीवन में सबसे अनिवार्य क्या है? समाज सेवा, परिवार सेवा या राष्ट्र सेवा? राम गोपाल जी, तीनों ही जरूरी हैं। अच्छा, कैसे? यदि हम गृहस्थ में गए हैं तो हमारी नैतिक कर्तव्य है कि गृहस्थ के जो धर्म उनका पालन करें, अपनी संतान को संस्कारित करें, उसको बलवान स्वस्थ बनाने का भोजन दें, उत्तम शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है परिवार के प्रति। यदि हम गृहस्थ में गए हैं, उनके भरण पोषण की सारी व्यवस्था हमने भली प्रकार करनी चाहिए, क्योंकि समाज सब कुछ देता है। समाज ना हो तो हम कुछ भी नहीं बन सकते, रह नहीं सकते। तो आदमी का ये भी कर्तव्य है कि एक निश्चित समय के बाद वो समाज के प्रति भी जिम्मेदारी का पालन करे। और इसलिए भारतीय ऋषियों ने 4 आश्रम की व्यवस्था की थी, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। उनमें जो राम गोपाल जी ने प्रश्न किए, सभी का समाधान उसमें। ब्रह्मचर्य आश्रम में आदमी अपने लिए इकट्ठा करता है, स्वास्थ्य इकट्ठा करता है, विद्या का अर्जन करता है, सीखता है, केवल ग्रहण करता है। और गृहस्थ में जाकर उसका विस्तार शुरू होता है, लेकिन वो अपनों के लिए करता है, अपने बेटा बेटी परिवार के लिए करता है। तो भारतीय ऋषियों ने इस अवस्था को अच्छा नहीं माना। अपने लिए तो पशु पक्षी जीव जंतु सब जीते हैं, औरों के लिए भी जीना सीखना। फिर वो वानप्रस्थ आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति समाज की ओर बढ़ता है। जो परिवार बनाया है वो भी समाज के लिए सोचे,
भाई जैसे मेरे बच्चों को शिक्षा की जरूरत, औरों के बच्चों को भी, मेरे बच्चों को अच्छे वस्त्र चाहिए, औरों को भी चाहिए, जो मेरी जरूरत है वो औरों की जरूरत बने। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के प्रवर्तक रहे, उन्होंने आर्य समाज के 10 नियम लिखे। तो 9वां नियम गजब उन्होंने लिखा, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना। ये जो चिंतन है ये समाज के प्रति हर व्यक्ति का होना चाहिए। और इससे बड़ा राष्ट्र हमारा देश, जिसमें हम सब बसते हैं, जिसका पानी पीते हैं, हवा लेते हैं, अन्न खाते हैं, वेदों में उसके लिए लिखा, वयम तुभ्यम बलिहृतस्याम, हे मातृभूमि तेरे ऊपर कोई कष्ट है तो हम बलिदान देने के लिए भी तैयार रहे। ऐसा राष्ट्र भक्ति का भाव, देश प्रेम का भाव हम सब में नैतिकता हमारी है कि उसके प्रति हम पूर्ण वफादार और समर्पण भाव से जिएं। किसी कवि का गीत है आचार्य जी कि मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल। आचार्य जी, वडोदरा से एक और दर्शक हैं जिन्होंने लिखा है कि सरकार गोपालन और प्राकृतिक कृषि के लिए जो भी ट्रेनिंग कैंप्स लगा रही है, जितनी भी हेल्पलाइंस अवेलेबल हैं, उसके प्रति हम कैसे जागरूक बनाएं उन्हें? उनको इन सब चीज़ों की बहुत अधिक जानकारी नहीं है। अभी धीरे धीरे लोगों में जागृति आ रही है, प्रचार बढ़ रहा है। मैं गुजरात में तो गांव-गांव में जा रहा हूँ और प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, कृषि विभाग इस दिशा में बहुत काम कर रहे हैं। और अब भारतीय ये प्राकृतिक कृषि मिशन प्रधानमंत्री जी ने बना, उसके बाद पूरे देश में एक जागृति आई है। तो उनको चिंता नहीं, अब धीरे धीरे ये प्रचार बढ़ेगा। और उनसे भी मेरा निवेदन पुनः है कि वो अपने जिला स्तर का जो कृषि विभाग वहाँ जाएं और इसकी सब प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। बेसिकली उनको अभी जिला स्तर पर जाके उनसे मिलना ही होगा। जी जी। ठीक है आचार्य जी, अभी आपने जिक्र भी किया था कि आपने जो पुस्तक लिखी है प्राकृतिक कृषि का, उसमें पूरा विवरण है। तो एक दर्शक पूछ रहे हैं कि उन्हें वो पुस्तक मिलेगी कहाँ से? देखिए, वो प्राकृतिक कृषि की पुस्तक गुरुकुल कुरुक्षेत्र में भी उपलब्ध है और अब तक मैं कई लाख पुस्तकें बांट चुका हूँ और मैं पैसा भी नहीं लेता। किसानों के लिए, प्रचार के लिए इसको देता हूँ। वो यहाँ मिल जाएगी, लेकिन दर्शक से मेरा निवेदन है कि उसे पढ़ें और पढ़ाएं और उस पर आचरण करें और करवाएं। यही उसका मूल्य है। तक ना रखें। जी जी जी। ठीक है आचार्य जी, तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र में संपर्क करें। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन अभी, और वो ऑनलाइन भी हमारा वो है, उसमें मोबाइल में भी उपलब्ध है। अच्छा, उसका वो ऐप है, उसमें वो देंगे, सूचना देंगे, तो आप अभी भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र की वेबसाइट पर संपर्क नहीं करें। वो उस पे तो नहीं, हमारा अलग है, वो मैं निश्चित रूप से बताएंगे हम दर्शकों को, और आपको भी बताऊंगा ताकि सबके लिए जानकारी हो जाए। तो वो उपलब्ध है निःशुल्क। एक और दर्शक हैं, वो बस ये आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कभी गोबर गैस के प्लांट पर आप कोई कंपैरेटिव स्टडीज कराएंगे या फिर इसमें कभी भविष्य में कोई वीडियो बनाएंगे? मैं दर्शक श्रोता बंधु से निवेदन करूंगा कि वो इस समय भारत सरकार के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पे कृषि विभाग का एक विभाग है जिसमें गोबर गैस प्लांट लगाने की एक व्यवस्था रहती है और उस पे सरकार कुछ सब्सिडी भी देती है। वो संपर्क कर लें तो उनका काम वहां से बन जाएगा। और हर प्रदेश में होगा। बिल्कुल। तो आज के लिए आचार्य जी हमारे सवाल अभी हम यहीं समाप्त करेंगे। आपका समय भी बहुत कीमती है। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बारीकी के साथ, बहुत डिटेलिंग के साथ सारी जो जिज्ञासाएं थी उनको समाप्त किया। अग्रिम बार फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ऋषि दृष्टि। धन्यवाद।